व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगेन वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे काफी इंटरेस्टिंग वे में। कई सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे जो पास्ट में आप लोगों के बचे हुए थे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी ज्यादा है। एक तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, जो कि खासकर रेलवे ट्रैक के आसपास में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी और भी है, एक ब्रेक्जिट के बारे में आर्टिकल देखेंगे और एक आर्टिकल जो होगा वो नागालैंड के इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिलाकर 3 आर्टिकल में यहां पर कवर करने वाला हूं डिटेल में। आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएंगे और एक तरीके से ऐसे अगर आप लोग लिखते हैं या फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में ऑलरेडी लगभग 8 सवा 8 बजे करीब मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी थी। ये जो वीडियो थी ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा काफी टॉपिक। पहले तो मन किया कि इसको द हिंदू के अंदर ही कवर कर देता हूं, पर लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज नहीं है, ये कंटिन्यूअसली न्यूज में है 2011 से, तो आगे भी न्यूज में ये रहने वाला है। तो जब भी आप लोग सर्च करेंगे अब लिखकर FCRA, तो सामने आप लोग खुलकर आ जाएगा। इस टॉपिक के अंदर में मैंने जो सारी चीजें होती हैं, FCRA क्या है, कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर आती है, कहां से किस तरीके से हम लोग फंडिंग अगर ले रहे हैं तो ये क्या क्या उन पे रोक लगा सकता है, किस किस एरिया के चलते यहां पर जो कैंसिल किया जा सकता है इनका एग्रीमेंट, जो भी लाइसेंस वगैरह होता है, और क्या क्रिटिसिज्म है आज के डेट में FCRA का। तो डिटेल में सारी चीजें यहां पर डिस्कस की है। कब से ये निकल कर आया है, आखिर उस टाइम पर ही क्यों लाया गया, ऐसा क्या लगने लगा, अब फिलहाल आखिर क्या चीजें चल रही है। तो ये कॉन्टिन्यूअस न्यूज में है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। डिटेल में एक कंप्लीट वीडियो बना दी है। फ्यूचर में कभी भी FCRA के बारे में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो FCRA बाय वीर सर्च कर लेना आप लोग, पूरा टॉपिक खुल के आ जाएगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपने डाउट बताइए। ओके, एक और बात छोटी सी यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में, ये कोटेशन टाइप में आप लोग इसको बोल सकते हैं। कई सारे जो लोग होते हैं लाइफ में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आप लोगों को लूज करने में ओके है, तो उस तरीके से चीजों को बांधकर मत रखिए। यानी एक तरीके से यह कि अपना जो रिलेशनशिप है उसको एक जिंदा दिल रिलेशनशिप रखिए। एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, एक दूसरे को बहाने की कोशिश मत करिए। हर एक इंसान इंडिपेंडेंट होता है, उसको उसकी लाइफ जीने का पूरा हक है। तो आप लोग इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर चल सकते हैं। इससे क्या रहेगी, आप लोगों की कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे यार दोस्त के साथ में हो, भाई बहन के साथ में हो, कोई और भी रिलेशनशिप जो भी आप लोगों को लगती है, उसमें थोड़ा सा स्पेस जरूर रखिए। हमेशा अपने लिए भी टाइम रखिए। ये नहीं कि पूरा टाइम जो है पूरे सामने वाले के लिए डेडिकेट आप लोगों ने कर दिया। इससे आप लोगों को कुछ टाइम बाद समझ में आएगा कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो मरने लगा है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो खुद को भी, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखिए, सामने वालों को भी टाइम दीजिए ताकि वो अपने डिसीजन कुछ ले सके। तो इस तरीके से पैटर्न रखे चलिएगा, तो लाइफ जो है जीने में आप लोगों का मजा आएगा, प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ठीक है, बाकी रिवीजन करते रहिए जितना भी आप लोग कर सकते हैं। ये कंप्लीट पैटर्न आप लोग फॉलो करिए। रिवाइज जितना करेंगे उतना ही एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। और प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, अब की बार जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके हिसाब से आप लोग पूरा डेडिकेशन से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलते रहिएगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि एक डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, ये है यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक के आसपास में जो झुग्गी झोपड़ियां रहती हैं उनको हटाने की बात की जा रही है। आप लोगों ने कभी ना कभी रेल में जरूर ट्रेवल किया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कई जगह तो इतने पास में यहाँ पर ये घर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कि डर लगता है कि यार कभी यहाँ पर कोई बच्चा ना आए, इधर उधर से बच्चे को चोट फेंटने लग जाए, पता चला बच्चा एक तरीके से प्रॉब्लम में आ गया। तो कई बार ऐसी चीजें जब मैं यहाँ पर ट्रेवल करता हूँ, कई बार चीजें मुझे फील होती है। ठीक है, तो मॉर्निंग वाला दृश्य तो आप लोगों को खैर अलग देखने को मिलता ही है, जो मॉर्निंग में ट्रैक के ऊपर जो चीजें रहती हैं। पर लेकिन नॉर्मली भी अगर दूसरे टाइम अगर आप लोग जाओ तो जिस तरीके से सिचुएशन रहती है वो सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो इसीलिए यहां पर कुछ डिसीजन अभी निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट का, पर लेकिन वो डिसीजन भी कितना सही है उसका भी हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर एक डिसीजन आया कि दिल्ली का जो स्लम वाला एरिया है, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, तो जो इनका आवास है उसके बारे में यहां पर ये ऑर्डर आया है। जो रेलवे ट्रैक के पास में आवास है उसमें क्या बोला गया यहां पर, देखिए यहां पर 2 चीजें हैं। जो कोर्ट है उसने ये बोला 31 अगस्त को कि जो 48,000 के करीब जो स्लम ड्वेलर हैं यहां पर, उनको रेलवे ट्रैक के पास से हटाया जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहां पर ये, अगर उनको हटाया जाएगा यहां से तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई घर नहीं है। अब दूसरे एरिया में आप लोगों को इनको कोई ना कोई घर देना पड़ेगा, तभी तो यहां से निकल कर जाएंगे। पर लेकिन सबसे बुरी बात जो यहां पर कोर्ट के डिसीजन की लगी वो यही है कि उसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि इनको घर देना है या फिर नहीं देना है। यानी कि
अगर यहां पर मेंशन कर देता कि इनको कहीं और जाकर रिहेबिलिटेट करो तो समझ में आता है। बस ये बोला गया कि यहां से इनको हटाना है। और ये क्यों हटाना है? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसमें सिटीज को सुंदर बनाने की बात की जा रही है। तो इनको लगता है कि यहां पर अगर जो स्लम है, झुग्गी झोपड़ियां, उनको हटाएंगे तो सिटीज जो है वो सुंदर हो जाएगी। पर लेकिन हटाने का मतलब यहां पर यह होना चाहिए कि उनको दूसरी जगह रहने के लिए दे दे जहां पर उनकी जिंदगी चलती रहे। ऐसा नहीं कि आप लोग उनको उठाकर फेंक दो, उनको तुमको जहां जाना है जाओ, मरो या फिर जियो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो ये सही नहीं होगा। 48,000 के करीब यहां पर जो स्लम ड्वेलर हैं, इनके स्लम में आवास बनाकर रहने वाले जो लोग हैं रेलवे ट्रैक के आसपास में, कोर्ट के द्वारा बोला गया कि 3 महीने के अंदर अंदर इनको यहां से हटाना है। तो 3 महीने के अंदर अंदर अगर यहां से इनको हटाना है तो 3 महीने में तो कभी नहीं कोई मकान बनकर तैयार हो जाएगा जहां पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह लग रहा है कि कोर्ट ने जो है दूसरा एंगल यहां पर देखा ही नहीं है कि इनको आखिर किया तो कहां पर शिफ्ट किया जाए। तो उसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया कि इनको कोई ग्रांट दिया जाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं की है। क्योंकि अगर घर नहीं बनाना है तो कम से कम कोई ग्रांट दो जिससे कि अपने रहने सहने का कुछ जुगाड़ यहां पर ये कर सके। तो वो भी, उसके बारे में भी कुछ भी मेंशन यहां पर नहीं किया गया है। और एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पर है कि इस केस में कोई भी इंटरिम ऑर्डर अगर कोई आता है, ठीक है, वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, वो इफेक्टिव नहीं होगा। यानी कि कोर्ट ने ये बोल दिया है कि कोई दूसरा कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई नीचे वाला कोर्ट, और यहां पर इनको हटाना है। यानी कि कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, वो काफी सख्त नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर केस को लेकर, जो कि यहां पर अभी सामने देखने को मिला है। रीजन क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स यहां पर बनाई गई थी। उस स्पेशल टास्क फोर्स के चलते यहां पर जब बोला गया कि भैया इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, यहां से इनको हटा देना चाहिए, वो बातें बोली गई, तो कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा इंटरवीन कर दिया गया। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर तो वोटिंग बैंक की तरीके से यहां पर देख रहे हैं। अगर इतने सुधारने वाले होते तो इतने दिनों से यहां पर पहले कांग्रेस रही या बीजेपी रही, इतने लंबे समय से यहां पर हमारी कंट्री में आजादी के 70 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज की डेट में भी इस तरीके से दुर्दशा में है हमारी कंट्री के जो लोग। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ करना चाहती, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ करना चाहती तो अब तक चीजों को सुधार पाती। तो आंखें बंद कर यहां पर काम करती है, वो तो यहां पर देखने को मिल रहा है। पर लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है, अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो वो उसको कभी भी ग्रैब करने से नहीं चूकते हैं। तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो उनके द्वारा यहां पर जो अतिक्रमण हो रहा था उसको रिमूव करने की बात की गई। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे वो वहां पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहां पर। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया यहां पर, जो एक तरीके से अगर चीजें देखिए, 140 किलोमीटर के करीब जो लॉन्ग रेलवे लाइन है, अगर आप लोग देखें दिल्ली के अंदर अलग अलग एरिया में, तो वहां से समझ में आता है कि ये स्लम जो है मैक्सिमम एरिया में आप लोग यहां पर इसके आसपास में देखने को मिलेगा। तो अब सिचुएशन यहां पर ये है, अगर इस तरीके से यहां पर स्लम जो कम्युनिटी यहां पर इस तरीके से लार्ज स्केल पर रेलवे ट्रैक के पास में रहती है, कई जगह काफी ज्यादा गंदगी भी देखने को मिलती है, खुद की भी जिंदगी एक तरीके से इनकी बहुत बदतर की तरीके से वहां पर रहती है। तो इसको कुछ ना कुछ तो इसका सुधारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अगर यहां पर देखें तो कोर्ट ने भी थोड़ी गलती की है, अपना डिसीजन कोर्ट ने दे दिया, पर लेकिन दूसरे एंगल कोर्ट ने काउंट नहीं किए हैं। सबसे पहला तो यहां पर यह कि नेचुरल जस्टिस को यहां पर नहीं काउंट किया गया है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस की जब बात आती है तो दो चीजें आप लोग याद रखिएगा जिसमें मैक्सिमम ट्रिब्यूनल सारे काम करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको आप लोग कैट बोलते हैं, वो भी नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है। अच्छा, कैट के बारे में आप लोग बताइए, हमारी कंट्री में जो कैट है वो किस आर्टिकल के तहत आप लोगों को देखने को मिलता है और कौन से आर्टिकल यहां पर इसके चलते दे रखे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। कैट के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहां पर जो बोला है नेचुरल जस्टिस, जो बेसिकली प्रिंसिपल है, उसको इग्नोर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेचुरल जस्टिस में 2 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला पॉइंट तो ये कि आप लोग अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकते। यानी कि पता चला मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है और मैं ही सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकते। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये गलत बात है। दूसरा केस क्या है? मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, मुझे सुने बिना उसका जजमेंट दे दिया, ये भी गलत है। यानी कि अगर मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है तो मुझको सुनना चाहिए यहां पर कोर्ट को, मेरा भी एक पहलू है उसको भी समझना चाहिए, उसके बाद में जजमेंट देना चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ यहां पर वो क्या है कि यहां पर जो स्लम ड्वेलर हैं, जो आवास संबंध में रहने वाले जो लोग हैं, उनको नहीं सुना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको सुने बिना ही अपना डिसीजन दे दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक इंसान को अगर आप लोग बात करें राइट टू शेल्टर है, यानी कि कम से कम रहने की जगह तो उनके पास में होनी चाहिए। अब वो जंगल में जाते हैं तो जंगल से उठाकर फेंक देते हैं कि फॉरेस्ट में यहां पर ये चल रहा है वो चल रहा है, वो सारी चीजें निकल के आती हैं। तो इस तरीके से कहां जाएं, वो कैसे समझे चीजों को, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो कम से कम राइट टू शेल्टर वाला जो रूल है वो भी आपने यहां पर इसको काउंट नहीं किया। स्टेट की अगर पॉलिसीज की बात करें, जो गवर्निंग जो यहां पर इसको निकालने की बात होती है, वो भी आप लोग देखेंगे कई बार खाली करने की जगह जाती है तो फटाफट स्टेट उसमें लग जाते हैं। पर लेकिन अब तक अगर देखिए स्टेट को यहां पर कम से कम ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ ढूंढना चाहिए था ना। यहां पर कम से कम अगर बात करें तो जो दिल्ली में गवर्नमेंट है, आम आदमी
भी पार्टी कम से कम उसको कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था, सेंटर को उसको सपोर्ट करना चाहिए था, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना था, पर लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। और तीसरी बात यहां पर यह बोली जा रही है कि अगर इस तरीके से रिमूव करना है बिना हेयर के, तो ये देखिए झुग्गी झोपड़ी के लिए सही नहीं है। कम से कम एक बार उनके बारे में सुन लो वो क्या कहना चाहते हैं, अगर उनको सुनोगे तो उनकी चीज आप लोग समझ पाओगे, तो ये सही नहीं होगा इस तरीके से। तो ये समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। और अब राइटर जो है यहां पर ये कई सारे केस के बारे में बात करेंगे, यानी कि इन केस के चलते यहां पर आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि राइटर जो है वो तुक्के मार रहे हैं हवा में, वो यहां पर समझाएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजमेंट है उसमें गलत है, तो केस का सहारा लेके समझा रहे हैं। तो यहां पर जो एक केस है जो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, यह है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। ठीक है, तो ये केस जो यहां पर निकल गया, इसमें ये बोला गया कि दिल्ली में पोल्यूशन है। ठीक है, तो पोल्यूशन के चलते यहां पर हमारी कंट्री में पोल्यूशन को कम करने की बात की गई। तो इसके चलते जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी है हमारी कंट्री में, उसके चलते यहां पर चीजों को रिपोर्ट किया गया। और ये बोला गया कि जो रेलवे ट्रैक है उनके आसपास में काफी ज्यादा गार्बेज भरा हुआ है। यानी कि जो अभी ये जजमेंट आया कि 48,000 जो यहां पर रेलवे के ट्रैक के पास आसपास में झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, उनको जो जजमेंट आया निकालने का जजमेंट, इस केस से यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन यहां पर इस केस में, यहां पर अगर आप लोग देखिए, इस केस में भी ये बोला जाता है कि राइट टू लाइवलीहुड और इसी के साथ में शेल्टर, यानी कि दो चीजें आप लोगों को फोकस देकर चलनी पड़ेगी। एक तो लाइवलीहुड के बारे में बात करनी पड़ेगी और एक यहां पर इनके शेल्टर के बारे में। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग उठाकर फेंक देंगे और चीजें चलती रहेंगी, तो ये भी चीज आप लोगों को यहां पर देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यहां पर ओल्गा टेल्स ओआरएस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ओआरएस 1985 का केस यहां पर देखने को मिला। इसमें बात की जा रही है कि राइट टू लाइवलीहुड जो है बेसिकली वो राइट टू लाइफ के साथ में यहां पर कनेक्ट रहता है, यानी कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट है यहां पर ये, तो इसको आप लोग इस तरीके से अलग नहीं कर सकते। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप लोग खाली करवाएंगे बिना उनको सुने, बिना उनको नोटिस दिए, तो ये सही तरीका नहीं है। कम से कम उनको सुनिए, उनका भी पक्ष है उसको देखिए, और ये उनका हक भी है। यहां पर एक तरीके से आप लोग उनका राइट छीन रहे हैं, तो ये भी बात आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 का केस है। इसमें बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू शेल्टर जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, और राइट टू लाइफ जो है हमारी कंट्री में संविधान में आर्टिकल 21 के तहत आती है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोगों से बात करूं तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में। तो इसमें से एक आर्टिकल है इसके बीच में जिसको आर्टिकल 21 आप लोग बोलते हैं, वो बोलता है कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है, और राइट टू शेल्टर जो है राइट टू लाइफ का पार्ट बना रखा है यहां पर, ये इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से। तो इनडायरेक्ट वे में केस जो यहां पर है उसके चलते सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही केस के कटघरे में आकर खड़ा हो गया कि वो अपने ही केस को यहां पर इग्नोर कर रहा है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि केस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि इसके ऊपर भी केस को फोकस देना था। तीसरी बात यहां पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 का जो सब क्लोज 1 और उसका सब क्लोज ई है यहां पर, इसमें अगर बात करें तो राइट जो फ्रीडम ऑफ एक तरीके से मूवमेंट का जो राइट है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों का हनन होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर आप लोग यहां पर उनको रिस्ट्रिक्ट करते हो तो ये भी यहां पर केस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है सुदामा एंड अदर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और ये एनआर को यहां जो केस है 2010 का, इसके बारे में बात की जा रही है। इसमें क्या बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट खुद यहां पर ये बोल रहा है इसमें कि अगर कहीं पर कुछ चीजें खाली करवानी है तो पहले आप लोगों को वहां पर सर्वे कंडक्ट कराना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से क्या क्या इंपैक्ट उसका पड़ रहा है, और जब वहां पर सर्वे कंडक्ट करा लो तो आप लोगों के पास में रीलोकेशन प्लान होना चाहिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जिसको आप लोग वहां से रीलोकेट कर रहे हो। तो यहां पर ये केस खुद ये बोल रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये, अगर सारे जो केस है उनका सबका निचोड़ निकालकर मैं आप लोगों को बताऊं तो सारे केस ये बोल रहे हैं कि इस कम्युनिटी को आप लोग यहां से हटा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह आप लोग इसको रीलोकेट कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कैसे आप लोग इसको रीलोकेट कर रहे हैं, और उसके रीलोकेट के बारे में उनका शेल्टर उनका प्रोवाइड आप लोगों को कराना है, ताकि यहां से हटाने के बाद में उनकी जिंदगी चलती रहे। ऐसा नहीं कि उनको उठा के फेंक दो और जो उनको करना है कर लो, वो वाली जिंदगी आप लोग इनको नहीं प्रोवाइड करा सकते, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। तो ये यहां पर डायरेक्ट यहां पर केस आप लोग के सामने, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये केस सामने निकल कर आता है। एविक्शन एमिड पेंडेमिक, यानी कि दूसरी बात सबसे खतरनाक ये बोली गई है, एक साइड में लोगों के पास में जॉब नहीं है, लोग वैसे ही जूझ रहे हैं, दूसरा यहां पर पेंडेमिक चल रहा है यानी कि कोविड-19 चल रहा है, उनको किस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हो। तो एक तरीके से तो आप लोग उनको बोल रहे हो, अगर इस टाइम पर उनको आप लोग होमलेस बना रहे हो, 3 महीने के अंदर अंदर बोल दिया गया है, तो कितने हद तक ये सही है, और वो भी किसके लिए, सिटी का ब्यूटिफिकेशन के लिए, यानी कि इंसान नहीं रहेंगे, बस ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ओवरऑल लास्ट 3 ईयर में अगर देखें, यहां पर बात की जा रही है 5 लाख के करीब जो लोग हैं यहां पर
ये सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के चलते इनको एक तरीके से होमलेस बना दिया गया फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा। ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि हमारी कंट्री में सिटी ब्यूटिफिकेशन जरूरी है, अच्छी सिटी दिखना जरूरी है, चाहे लोग जिंदा रहें या लोग जिंदा न रहें। तो इसके ऊपर कितना वैलिड है आप लोग, इसके ऊपर कितना सहमति आप लोग रखते हैं, तो ये चीजें भी आप लोगों को थोड़ी समझनी चाहिए कि क्या ये चीजें सही है, ये चीजें कितने हद तक आप लोगों को सही लग रही हैं, तो इसके बारे में कौन सोचेगा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आता है, जो कि काफी गलत तरीके से यहां पर एक तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से बोला जा सकता है कि पावर वाले लोग जो है वो लाइफ को एंजॉय करेंगे, जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसके बारे में कौन सोचेगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे फेसबुक पर आप लोगों को याद होगा, फेसबुक के मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था उस वीडियो का लिंक जो फेसबुक पर अपलोड की थी। वहां पर दिखाया गया कि जो यहां पर एक तरीके से दिखाया गया कि जो अमीर के बच्चे हैं उनको फैसिलिटी देने की कोशिश की जाती है हर जगह, जो गरीब के बच्चे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, वो कैसे पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी, तो उसका क्या होगा उसके बारे में कौन बात करेगा। आखिर वोट तो उन्होंने भी दिया ना, इनको चुनने के लिए वो भी आगे आए ना, पर लेकिन ये उनको इग्नोर कर बैठ जाते हैं। तो कितने हद तक ये सही है, तो ये आप लोग बताइए। तो कोर्ट जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है डिमोलिश करने और ड्राइव करने में, यहां पर एक तरीके से जो इनकी लाइफ है वो बर्बाद हो रही है। और अदर जो एक तरीके से बात की जा रही है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि एक तरीके से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा जा रहा है, इंसानों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो ये कितने हद तक यहां पर सही है। तो कोर्ट भी इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ये नहीं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ध्यान में नहीं रखना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी ध्यान में रखना है, पर लेकिन उसके साथ में ये चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, जिसका ध्यान आप लोगों को रखना है। तो ये देखिए यहां पर कि कोर्ट को समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या ये फिर गलत है। इसी के साथ में राइट टू हाउसिंग के बारे में बात करें तो सुदामा सिंह और जो अजय माकन के बारे में बात की जा रही है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो कई बार यहां पर वोटर ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि एक तरीके से कपटी रहते हैं, जिनका कोई सही एक तरीके से तरीका नहीं रहता है। और इसी के साथ में संदिग्ध ऑर्डर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, प्रोमिस कुछ किया जाता है और देखने को कुछ और मिलता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा फोकस आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिकल और जो लीगल स्ट्रेटजी आप लोगों को बनानी पड़ेगी, हाउसिंग राइट देने पड़ेंगे, रिहेबिलिट करेंगे और इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। बिना प्रीवियर कंसेंट के आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ये सारे केस बोल रहे हैं यहां पर, ये बात राइटर ये बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये खुद अलग अलग हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस बोल रहे हैं जो ये सारे आप लोगों के सामने। तो इस तरीके से कैसा केस यहां पर सुना सकते हैं कि 3 महीने में यहां पर खाली कर दो तो सारी चीजें साइड में रखकर, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें यहां पर समझाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो काफी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि डिटेल में आप लोगों को बताना चाहिए। ये सारे जो इंपॉर्टेंट केस है इनके बारे में आप लोगों के माइंड में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा केस है, जिसके बारे में केस के बारे में अलग अलग से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसलिए केस जो होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं, उनको आप लोग A4 साइज सीट पर लिख लिया कीजिए, ताकि अगर आप लोग कहीं मेंशन करना हो आंसर राइटिंग में या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है कि ये केस किस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड है, तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है ब्रेक्जिट डील के बारे में। बोला जा रहा है कि नो डील ब्रेक्जिट की कंडीशन यहां पर बन रही है। इसको आप लोग समझिए पहले क्या कंडीशन है। यहां पर 2016 के अंदर में एक रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जनता से पूछना कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो जनता से पूछा गया कि जो ये आज की डेट में जो यूके है, यहां पर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। यानी कि यूके आज के डेट में तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, 28 मेंबर हैं, पर लेकिन अगर यूके बाहर निकल जाता है तो 27 मेंबर यहां पर रह जाएंगे। तो इसको यूके का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, इसको बोला गया ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। तो उसी के नाम पे इसका ब्रिटेन एग्जिट बोला गया, यानी कि BR। ठीक है, एग्जिट, तो ब्रेक्जिट इसका नाम रख दिया गया। तो ब्रेक्जिट का मतलब है कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, तो ये है ब्रेक्जिट। तो इसके फेवर में जो वोट डाला गया वो 52% लोगों के द्वारा डाला गया। हालांकि 52 नहीं था, पूरा 51.9% था यहां पर। ये लोग बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को बाहर निकल जाना चाहिए। 48% लोग ये बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ में ही ब्रिटेन को रहना चाहिए। तो ज्यादा नहीं है यहां पर। अगर ये 2% इसमें से निकलकर इधर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये कि इक्वल यहां पर मुद्दा हो जाएगा। तो ज्यादा ऐसा डिफरेंस आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मान लीजिए किन्हीं 2% की लड़ाई होती है और ए ने बी को यहां पर पीट दिया, ए ने क्या किया, बी को पीट दिया। तो फिर क्या हुआ, अगर ये बी उसी टाइम पर यहां पर 2 थप्पड़ ये भी मार देता जोर लगाकर, तो काम चल जाता। फिर बाद में तो क्या होता है, बाद में तो बस समझौता ही होता है। फिर ये पिटा हुआ रह गया, ये बोलेगा कि आगे ऐसे नहीं करेगा, इससे माफी मांग ले। थप्पड़ तो मार दिया ना उसने, काम तो कर दिया ना उसने, तो वही कंडीशन देखने को मिलती है। तो उस टाइम पर ये मार देता तो मार देता, वरना आगे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ हुआ जब यहां पर बात की गई कि इनके द्वारा वोट डाला गया है कि 52% के करीब चाहते हैं कि ब्रेक्जिट हो जाना चाहिए। अगर उसी टाइम ये कंप्लीट हो जाता तो कंप्लीट हो जाता।
अब उसके बाद में 2016 से 2020 में खड़े हुए हैं, ये बीरबल की खिचड़ी बन चुका है, ये आज तक बनने का नाम नहीं ले रहा है। जिससे बीरबल की खिचड़ी नहीं बनी थी, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होता जा रहा है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि फिर से एट द एंड ऑफ द डे आकर कि ये कंटिन्यू नहीं रहने वाला है, ये फिर से टूटेगा, यहां पर फिर से ये ब्रिटेन के साथ में ही, ये ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में ही रहना स्टार्ट करेगा। आखिर मुद्दा कौन है, क्या कहां कौन कौन कहां से निकल रहे हैं, उसको समझने के लिए ये मैप समझना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को कुछ टर्म है जिनके बारे में कंफ्यूजन होगा और आप लोग उसको समझ पाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इंग्लैंड का क्या मतलब है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं इंग्लैंड तो उसके अंदर कौन कौन आता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं ग्रेट ब्रिटेन तो उसके अंदर कौन कौन आता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं यूके तो उसके अंदर कौन कौन आता है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार बिना स्क्रीन देखे हुए लिखिए कि ब्रिटेन के अंदर कौन आता है, यूके के अंदर कौन आता है और इंग्लैंड के अंदर कौन आता है। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कई सारे बच्चों को। अब आज के बाद में आप लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझ लीजिए, इंग्लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर राज्य आप लोग बोल सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री में अगर मैं बोलूं उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो इस तरीके से इंग्लैंड जो है वो एक राज्य है। इससे बड़ी एंटिटी फिर क्या है, वो है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यहां पर उसके अंदर 3 राज्य आ जाते हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ये तीनों को मिलाकर आप लोग ग्रेट ब्रिटेन बोल दोगे, यानी कि ये 3 जब मिल जाएंगे ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया। अगर इसमें आप लोग आयरलैंड भी ऐड कर दोगे तो फिर ये यहां पर यूनाइटेड किंगडम हो गया। यानी कि इंग्लैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यूके के अंदर है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हो गया यहां पर यूके, दूसरे नंबर पर हो गया ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर हो गया इंग्लैंड। तो तीनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पर यह है, ये सारा आज की डेट में अगर बात करें इस पूरे को, जिसमें ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी एक अलग कंट्री है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया यहां पर, जो कि ब्रिटेन के साथ में है, ठीक है, तो यहां पर यूके के साथ में है। तो ये जो आयरलैंड है उसका नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो अपने आप को बोलता है कि मैं यूके का पार्ट हूं, यानी कि मैं आयरलैंड का पार्ट नहीं हूं। पर लेकिन जब कंबाइन हम लोग इसको देखते हैं तो ये सारा बोलता है कि मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट हूं। तो इसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट वे में ये सारा पार्ट यूरोपियन यूनियन का हो गया। तो अब अगर यहां पर भी कोई आता जाता है या फिर यहां पर कोई आता जाता है तो बाउंड्री इनके बीच में नहीं है ज्यादा, एक दूसरे से दूसरे एरिया में ये जा सकते हैं आसानी से। पर लेकिन जिस दिन ये बोला गया कि ब्रेक्जिट करना है, यानी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, उस टाइम पर इन दोनों के बीच में काफी बड़ी झड़प यहां पर देखने को मिल रही है। शांति नहीं हो रही थी तब से। क्यों? अगर ब्रिटेन बाहर निकलता है तो ये वाला जो एरिया है यहां पर ये रह जाएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर और ये वाला जो एरिया है ये चला जाएगा यूके के अंदर। तो इससे ये होगा कि इनके बीच में एक बाउंड्री आ जाएगी। जितना फ्रीली यहां पर मूवमेंट है वो फ्रीली मूवमेंट यहां पर रुक जाएगा। सारे रूल और रेगुलेशन जो अभी यहां पर यूरोपियन यूनियन के इंप्लीमेंट होते थे वो सारे यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो एक नया मुद्दा यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा सहमति की जरूरत यहां पर पड़ रही थी कि कैसे सहमति लेकर आनी है ताकि दोनों मिलजुल कर यहां पर रहते रहें। तो अभी यहां पर यह मुद्दा देखने को मिलेगा। तो कंडीशन क्या थी जो ब्रेक्जिट की टाइमलाइन रखी गई, यह बोला गया था कि जनवरी जो 31 जनवरी 2020 में ब्रेक्जिट डे सेलिब्रेट किया गया। यानी कि हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया भैया कि ब्रेक्जिट होगा और यूरोप जो है वो अलग हो जाएगा यूके से। यानी कि यूके यूरोप को जो छोड़ने का जो ट्रांजिशन है पीरियड वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते चीजें आगे बढ़ेंगी। ट्रेड के बारे में बात करेंगे और सारी चीजें होंगी। जून 30 2020 को रखा गया डेडलाइन, जिसके चलते ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट होना है और 31 दिसंबर 2020 तक बोला गया कि डील जो है वो एग्री हो जाएगी और रेक्टिफाइड हो जाएगी। रेक्टिफाइड का मतलब होता है कि पार्लियामेंट भी उसको पास कर देगी। तो यहां पर ये बोला गया 31 दिसंबर 2020 तक। आज के डेट में कहां खड़े हुए हम लोग खड़े हुए 30 सितंबर 2020 में। तो 30 सितंबर 2020 में अगर आप लोग बात करें तो 13 से लेके अभी दिसंबर तक के लिए टाइम बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब देखते हैं यहां पर कंडीशन आगे क्या निकल कर आती है। फिलहाल अगर आज की डेट में देखें तो ये बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है, यहीं पर ही सारी चीजें रुकी हुई हैं। अगर यस होता है तो जनवरी 1 से एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी यूरोपियन यूनियन से यूके के साथ में। यानी कि अगर बी डील जो यस हो जाती है तो फिर जो यूके है वो कंप्लीटली निकल जाएगा बाहर, किससे? यूरोपियन यूनियन से। तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर नो होता है तो जनवरी 1 2021 जो है वो एंड हो जाएगा ट्रांजिशन विदाउट नो डील। यानी कि जो ट्रांजिशन फेज बोला गया था कि हाँ 1 साल का लगभग यहां पर जनवरी 31 से लेके ये जैन 1 तक यहां पर पूरा फेज चलने वाला है, तो ये खत्म हो जाएगा यहां पर। इसका मतलब ये है कि ब्रेक्जिट डील जो है वो एक डील तरीके की नहीं रहेगी ट्रांजिशन फेज खत्म होते ही। तो अब यहां पर मुद्दा घुमा फिराकर वही आता है कि इतने दिन से जो ये कहानी चल रही है वो कहां पर जाकर रुकने वाली है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो एक यहां पर यही है
कि अगर ये ब्रेक्जिट डील अभी यहां पर एंड हो जाती है तो इनके बीच में ले देकर जो सहमति बनी थी उसमें फिर से यहां पर अभी काफी बड़ा रोष देखने को मिलेगा अगर ये नो डील होती है तो पोस्ट ब्रेक्जिट अगर यहां पर किस तरीके की कंडीशन बनेगी वो काफी सोचने वाली बात है। अगर नो डील का सिनेरियो रहता है तो वो एक अलग बात हो जाएगी। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड है वो पार्ट है यूके का यहां पर, ठीक है, और आयरिश जो रिपब्लिक है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो उसके चलते भी काफी ज्यादा पोलम है दोनों के बीच में कि कैसे उनको लेकर चलना है, जिसके चलते काफी बड़ी पोलम यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर कल को यहां पर यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलता है यूके और एक प्रॉपर अलग एंटिटी बन जाता है तो उससे कई सारी बातें और देखने को मिलेगी कि यहां पर दूसरी कंट्री के साथ में इसके कैसे रिलेशन होंगे। आज के डेट में तो पूरी यूरोपियन यूनियन के अपने इंटरनेशनल रिलेशन रहते हैं। यूरोपियन यूनियन की करेंसी है खुद की यूरो, यूरोपियन यूनियन का बैंक है खुद का, इसी के साथ में खुद के सिक्योरिटी से रिलेटेड एग्रीमेंट इनके देखने को मिलते हैं। एक दूसरी कंट्री के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो कोई बॉर्डर एरिया ऐसा देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका फायदा ही उठाते हैं, वो सारे फायदे यहां पर खत्म हो जाएंगे और एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी के तरीके से यहां पर इसको काम करना पड़ेगा। तो उसके चलते कैसे चीजों को लेकर चलना है तो ये आसान नहीं है। एक बात और बता दूं, जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया स्टार्टिंग से यूके इसका पार्ट नहीं है, बाद में ऐड किया था और अब निकल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट में दे दे कि हाँ स्टार्टिंग से पार्ट है तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे लोग यहां पर इस मुद्दे पर भी काफी ज्यादा दुखी हैं। यहां पर जो हार्ड ब्रेक्जिटर हैं वो ये बोलते हैं कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो एक तरीके से यहां पर प्रॉपर वे में यूरोपियन यूनियन से यूके को बाहर नहीं निकल पाती है तो यूके की सोवरेनिटी यहां पर हर्ट होगी, यानी कि यूरोपियन यूनियन के हिसाब से यहां पर यूके को काम करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। इसी के चलते फिजिकल चेक यहां पर देखना पड़ेगा दो जो आइलैंड है उनके बीच में, ये काफी बड़ी बात निकल कर आएगी। दो यहां पर यूके फॉर्मली एग्जिट अगर यूनियन से होता है जैसे कि होने की बात चल रही है तो इसके चलते यहां पर देखने को मिलेगा ट्रांजिशन पीरियड जो है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। किस तरीके से देखना है यहां पर, जो कि दिसंबर में एंड हो जाएगा, जिसको बोला था ट्रांजिशन पीरियड चलना है। पर लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 ने भी इसके ऊपर एक तरीके से मिट्टी डाल दी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब तक कोई कंसेंसस यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिससे मिलकर काम करने की बात करें। वो किस तरीके से वर्कर्स के राइट रहेंगे, इन्वायरमेंट रेगुलेशन कैसे होगा, किस तरीके से बिजनेस चलेगा और आयरिश आयरलैंड के बॉर्डर कैसे रहेंगे, जो नॉर्दर्न आयरलैंड और एक तरीके से जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में डिवाइड हो गया है, इनके जो दो कंट्री के बीच में डिवीजन का काम कर रहा है उसके बारे में भी कुछ क्लैरिटी अब तक नहीं है। राइटर आगे यहां पर ये बोल रहे हैं, देखिए रेफरेंडम हो चुका है, अब यहां पर आप बाहर निकले चाहे भी बाहर न निकले, अब यहां पर इनको ये देखना है कि दोनों के बीच में कैसे शांति रखनी है। अगर बाहर निकलते हैं तो आसानी से बाहर निकलना चाहिए, अगर बाहर नहीं निकल रहे तो इसके साथ रहना है, तो उसमें भी आराम से रहना है। दोनों के बीच में कोई भी किसी तरह की झड़प नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा माहौल बनता है तो वो देखने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माहौल क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो इन बातों पर ध्यान रखकर थोड़ा सा आप लोगों को चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो नेक्स्ट एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कंप्लीटली डिफरेंट एंगल। ये डिफरेंट एंगल आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर अगर आज के डेट में बात करते हैं तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और यहां पर हो गया मेघालय, ये हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल मिलाकर 7 राज्य आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। यानी कि टोटल मिलाकर 7 राज्य हैं यहां पर, जिसमें से हम लोग बात करने वाले हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड में जो नागा लोग रहते हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोग अपना ग्रेटर नागालैंड चाहिए। ग्रेटर नागालैंड में वो क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन चाहिए, आसाम का चाहिए, इधर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर सारा इसके अंदर आना चाहिए और म्यांमार का भी पोर्शन इसके अंदर आना चाहिए। तो इस तरीके से ये ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं। ये ग्रेटर नागालैंड, इनको ये लगता है कि यहां पर आज की डेट में एक अलग से पूरा एक राज्य बनाने की मांग में है यहां पर ये, कि हमको एक अलग से पूरा राज्य चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं म्यांमार का भी पार्ट ये अपने अंदर काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि म्यांमार के अंदर भी यहां पर इनको सपोर्ट करने वाले लोग आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। कई बार यहां पर बीच में एग्रीमेंट हो चुके हैं, कई सारी बातें हो चुकी हैं, पर अब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। कई सारे रीजन देखने को मिलते हैं। एक तो यहां पर जो बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, उनका नाम है RN रवि, जो यहां पर इंटरलोकेटर है, जो यहां पर नॉर्मल करने की चीजों को कोशिश कर रहे हैं। तो बार बार उनको हटाने की मांग यहां पर इनके द्वारा की जा रही है और ये कह रहे हैं कि 2015 में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था यहां पर उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, क्योंकि वही इनको यहां पर सेटिस्फाई कर पा रहा था। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बोले ऊपर से देखकर आप लोग चीजों को बोले कि हम लोग समझ गए हैं, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। आज की डेट में भी राइटर ये बोल रहे हैं कई सारे एरिया अगर आप लोग जाकर देखिएगा नागालैंड के अंदर में ऐसे एरिया है जहां पर लोकल जो एक तरीके से गुंडे जो हैं वो अपना काम करते हैं, हफ्ता लेने का काम करते हैं। हफ्ता बोलते हैं जिसको नॉर्मली आप टैक्स लेते हैं, वो एक तरीके से अपने ही एरिया में अलग अलग तरीके से हथियारबंद लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं मैक्सिमम। अगर कोई इंसान आसानी से रहना चाहता है शांति में, तो शांति से वहां पर नहीं रह
रह पाता है, एक तरीके से उनके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, यानी कि लोकल एरिया में अपनी वो दादागिरी चलाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ऐसी कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज की डेट में हमारा संविधान इंप्लीमेंट है पूरी कंट्री में, पर लेकिन वहां के जो लोग हैं वो भी आज के डेट में फिर भी संविधान से काफी दूर इसके डर के सायरे में जी रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले फंडा यहाँ पर यह होना चाहिए कि जितने भी हथियारबंद मजरूर, एक तरीके से जितने भी हथियारबंद यहाँ पर इस तरीके से जो लोग ये हथियार लिए घूम रहे हैं, इनके सबके हथियार यहाँ पर छीन लेने चाहिए, या फिर इनको बोलना चाहिए कि आप लोग सरेंडर कर दें, अगर रियलिटी में चाहते हैं कि आप लोग का जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाए। इसी के साथ में एक यहाँ पर जो बात की जा रही है कि म्यांमार का भी एरिया अंदर आ जाएगा। देखिए वो चीजें वैसे भी पॉसिबल नहीं है, म्यांमार एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर लेकिन म्यांमार की साइड से इनको काफी सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इनके चाहने वाले म्यांमार के अंदर काफी लार्ज स्केल पर रहते हैं। तो ये भी काफी बड़ा फंडा यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी लंबे समय से यहाँ पर पहले पॉलिटिकल पार्टी इनमें हुआ करती थी, वो भी अलग अलग डिवाइड हो गई है, जिसके चलते ये जो चीज चाह रहे थे उनकी जो मांग थी वो भी कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई है, यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर की अलग अलग मांग रही, जिसके चलते एक अलग माहौल यहाँ पर नजर आता है। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जो सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या रियलिटी में इनको यहाँ पर इस सपोर्ट की जरूरत है या फिर क्या चल रहा है। तो वो सारे मुद्दे आप लोगों को बिल्कुल अलग माहौल क्रिएट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो 3 आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए। एक आर्टिकल ये मॉर्निंग में था जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया, अलग से वीडियो बनाकर एफसीआरए के बारे में। तो सारी चीजें इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और अपना रिविजन करते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।